हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, क्या क्या काम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कुछ टर्म्स हैं लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजंस। इन सब में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस, क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस एंड ऑल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हैं? आप मैनेज करते हैं। आप क्या मैनेज करते हैं? आप फंड को मैनेज करते हैं। अब कैसे कैसे फंड को मैनेज किया जाता, वेट ए सेकेंड, किस तरीके से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप फंड को मैनेज कैसे करते हो? आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हो, आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हो। अब मैनेज मीन्स व्हाट? मैनेज मीन्स कि कहाँ पे मैं पैसे को यूज करूंगा, कहाँ से मैं पैसे को बोरो करूंगा। सेम इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए भी आप पैसा कहीं पे यूज करते होगे, कहीं पे आप पैसे को बोरो करते होगे। कहाँ कहाँ पे आप पैसे को यूज करते हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मेरे को बताओ। वर्किंग कैपिटल के अंदर करते हो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म में पैसा कहाँ कहाँ से लेते हो? कॉल मनी से ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट से ले सकते हो, और भी काफी सारे मेथड है। जितने भी आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बोरोविंग के ऑप्शंस होते हैं। सेम इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में यूज करते हो पैसा। कहाँ यूज करते हो? बिल्डिंग्स को परचेज करने में, लैंड को परचेज करने में, किसी बिजनेस को एक्वायर करने में, यही सब टर्म्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं पैसे को यूज करता हूँ, उसके लिए मेरी एक फैंसी सी टर्म मेरे अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर दी गई है, जो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टोटल तीन डिसीजंस है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कौन कौन से डिसीजन है? सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही मैंने नाम दिया है कैपिटल बजटिंग। कहाँ पे आप पैसा लगाने वाले हो। नेक्स्ट क्या है? हम पैसे का क्या करेंगे? नेक्स्ट हम उस पैसे को बोरो करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो आप पैसे को बोरो करते हो उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। और अकाउंट्स के टर्म्स के अंदर उसका एक और नाम है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देखते हो कहाँ से कितना पैसा आप बोरो करोगे। कौन कौन से सोर्सेस है लॉन्ग टर्म में पैसा बोरो करने के? आप डेट से ले सकते हो, आप इक्विटी से ले सकते हो। कितना परसेंट आप डेट से लोगे, कितना परसेंट आप इक्विटी से लोगे? हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया। फाइनेंशियल प्लान जो हमने बनाया उसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे को 10 लाख रुपीस की जरूरत है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग, कि कितने रुपए की जरूरत है उसको एस्टिमेट करना इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स को ध्यान दे लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या फर्क है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या फर्क है, एंड फाइनेंशियल डिसीजन में क्या फर्क है। केस स्टडी आती है, गड़बड़ कर दोगे अगर डिफरेंस पता नहीं होगा तो। फाइनेंशियल डिसीजंस आपके 3 तरीके के होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आप एस्टिमेट करते हो कितने पैसे की जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके ये 3 डिसीजन तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपका वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना भी आएगा। थोड़ा सा टाइम देना, ध्यान से सुनना, सब चीजें समझ में आएंगी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लॉन्ग टर्म पे थे। लॉन्ग टर्म में हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है?
कौन से सोर्स से मैं कितना पैसा लेने वाला हूं। टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे की जरूरत है 10 लाख रुपए। 10 लाख में से मैं 3 लाख डेट से लूंगा, 7 लाख में इक्विटी से लूंगा। जो 3 और 7 लाख का ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं फंड को, पैसे को प्लान करती हूँ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, कि मेरे को कितना पैसा चाहिए। मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, लाइक योर कैपिटल स्ट्रक्चर, कहाँ से कितना पैसा लूंगा। डायरेक्ट करती हूँ, कहाँ पे कितना पैसा लगाऊंगा, जिसको बोला कैपिटल बजटिंग। लास्ट में मैं उसे कंट्रोल करती हूँ, मैं देखती हूँ जहां पे मुझे उम्मीद थी यहाँ पे इतना पैसा लगाना चाहिए, इतना प्रॉफिट आ जाएगा, क्या एक्चुअली में वो हुआ है या नहीं हुआ है। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, यही है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसको प्लान करोगे, किसको डायरेक्ट करोगे, किसको ऑर्गेनाइज करोगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? पैसे को प्रोक्यूर करना एंड पैसे को यूज करना। प्रोक्यूरमेंट मीन्स बोरो करना पैसे को, एंड यूटिलाइजेशन मीन्स यूज करना पैसे का। ये है आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जितनी है प्रॉफिट आने की, वो पॉसिबिलिटी हम अपनी फुलफिल कर सकें, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज योर शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, कि इस साल मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकूं। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका लॉन्ग टर्म फर्म की एक वैल्यू इतनी एनहेंस कर दूं कि मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ अपने आप ही इंक्रीज हो जाए। लॉन्ग टर्म जब फर्म की वैल्यू की बात आती है तो उसको बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है लिक्विडिटी को एंश्योर करना। लिक्विडिटी को एंश्योर करने के अंदर आता है कि फर्म आपकी कौन कौन सी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर रहा है। लाइक आपको क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो क्या आपका फर्म दे पा रहा है ढंग से? आपके पास वर्किंग कैपिटल, एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की जितनी जरूरत है वो उतनी है या नहीं है? वर्किंग कैपिटल में कोई शॉर्टफॉल है तो क्यों है? पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम रह गई? तो ये सब डिसीजंस को आप एंश्योर करते हो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेचर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। इंपॉर्टेंस इसकी स्ट्रेटेजिकली है, इंपॉर्टेंस इसकी लॉन्ग टर्म में है, लेकिन इसका स्कोप लॉन्ग टर्म में भी है और शॉर्ट टर्म में भी है, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा। लॉन्ग टर्म को भी मैनेज करना और शॉर्ट टर्म को भी मैनेज करना हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस के अंदर आपके 3 डिसीजन आएंगे, जो कि है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही मैं कैपिटल बजटिंग बोलती हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन को मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बोलती हूँ, डिविडेंड डिसीजन का एज सच कोई न्यू नेम नहीं है। समझ में आया? होप सो किसी का कोई डाउट नहीं है। किसी का अगर कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो। लास्ट तक बने रहोगे, आई एम गारंटी श्योर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट लगता है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन इजी है। सिर्फ ये वीडियो कंप्लीट कर लो एक बार, इसके बाद एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूं, फिक्स्ड एसेट में लगा दूं या वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट में ही रखूं। फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जिसको बोला जाता है, कि कहाँ से पैसा लूं, इक्विटी से लूं, डेट से लूं या रिटेन्ड अर्निंग से लूं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग इज सेविंग, जो तुमने पैसा सेव करके रखा है उसको यूज करूं या क्या करूं। तो वन बाय वन डिसीजंस को देखते हैं। सबसे पहला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है बिजनेस का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट करूं और किस प्रोजेक्ट को मैं रिजेक्ट करूं, कहाँ पे मुझे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। कैपिटल बजटिंग आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज ये
आपकी संक कॉस्ट बन जाती है। अगर बाय चांस आपने यहाँ पे डिसीजन गलत लिया तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। इसका आप ये इरिवर्सेबल डिसीजन है। ये संक कॉस्ट बन गई। संक कॉस्ट इज लाइक वो कॉस्ट जब आगे के होने वाले डिसीजंस में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पैसा लगा चुके हो, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन है, सोच समझ के पैसा लगाने वाला डिसीजन होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल बजटिंग को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला, कैश फ्लो कैसा है आपके प्रोजेक्ट का। आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है जिसमें आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, देन आपको हर मंथ जो है आपको 10,000 रुपीज मिलते रहेंगे, टोटल आपको 1,20,000 रुपीज ऐसे मिल जाएंगे 1 साल तक। तो कैश फ्लो आपको क्या ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा, दूसरी ही तरफ आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपने 1 लाख रुपीज लगाना है साल में, लेकिन उसका जो कैश फ्लो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1 साल के बाद आपको 2 लाख रुपीज मिल जाएगा। अब अगर आपको बिजनेस में कैश फ्लो की जरूरत है टाइम टू टाइम, तो आप इसमें इस वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे। वहीं पे आपको ये है कि नहीं, मेरे को अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़िया मैनेज होके चलती है, तो मैं पैसा यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि मेरे को इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। कितने परसेंट का रिटर्न आपको मिलेगा? यहाँ पे जैसे आपको सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर कम रिटर्न मिल रहा है, वो भी आपके कैपिटल बजटिंग में इम्पेक्ट डालेगा। इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? कहीं आपका पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, लाइक 1 साल फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख रुपीज लगाए, लेकिन उसके बाद आपको पैसा मिलेगा सीधा 5 ईयर के बाद। ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। क्या और कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, कोई रूल रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट की, वो सब आपको देखनी होती है। नेक्स्ट डिसीजन है वो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के अंदर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं स्पेसिफिक डेट और इक्विटी का, जो कि कंपनी यूज करेगी फाइनेंस को रेज करने के लिए। कहाँ से वो कितना पैसा लेगा, कितना प्रोपोर्शन हमें डेट का लेना है, कितना प्रोपोर्शन हमें इक्विटी का लेना है, एंड कितना प्रोपोर्शन मेरे को रिटेन्ड अर्निंग का लेना है, मेरी सेविंग्स का लेना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरी जो पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी का पैसा कितने परसेंट है, डेट का पैसा कितने परसेंट है, रिटेन्ड अर्निंग मेरे पास कितने परसेंट है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं कॉस्ट। अगर आप इक्विटी से ले रहे हो तो आपको ये पता है आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, जो कि आपका कोई फिक्स्ड भी नहीं है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन आपका नहीं लेके आती। वहीं पे डेट से अगर पैसा ले रहे हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इक्विटी में एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका कंट्रोल कंसीडरेशन करके चलता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, उनके पास वोटिंग राइट होगा, वो आपकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, कंट्रोल कंसीडरेशन हमारी चली जाती है। लेकिन डेट में मेरी यही एडवांटेज बन जाएगी कि वो बस मुझे पैसा देंगे, वो मेरे फंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे बिजनेस के कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारा रिस्क कम रहता है। कंट्रोल कंसीडरेशन का सिक्रेसी बरकरार रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हर दोनों प्रोजेक्ट में अपना अपना रिस्क है, किसी में फाइनेंशियल रिस्क है तो कहीं पे आपके पास रिस्क है कि आपकी एक कंट्रोल ना चला जाए, आपका बिजनेस ना चला जाए। कैश फ्लो पोजीशन आपको देखनी पड़ती है कि मेरे पास डे टू डे पैसा आता रहता है तो मैं अपना डेट चुका भी पाऊंगा। लेकिन मेरे को ये है मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल ही इतनी बड़ी है कि जितने टाइम में मेरे पास पैसा रिटर्न होके आएगा उससे दुगना तो मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो उस केस के अंदर मैं अपने कैश फ्लो पोजीशन के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलूंगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, डे टू डे ऑपरेशन की कॉस्ट भी डिपेंड करती है, और कैपिटल मार्केट की क्या स्टेट है, बूम पे है, रिसेशन पे है या कहाँ है। इवन रिटेन्ड अर्निंग की भी अपनी कॉस्ट होती है। रिटेन्ड अर्निंग इज लाइक योर सेविंग। अगर आपके पास सेविंग है
और उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न मिलता। अब वो पैसा इन्वेस्ट ना करके आप बिजनेस के अंदर ही लगा रहे हो, तो आप ये उम्मीद करोगे ना कि जितना मुझे रिटर्न मिलता है एटलीस्ट मेरे को उतना तो मिले, कम से कम बिजनेस से कम उतना तो प्रॉफिट हो। तो ये होती है रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन आपका थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर। क्या डिसीजन है? डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड डिसीजन के अंदर आप ये देखते हो कि जो कंपनी ने डिविडेंड प्रॉफिट कमाया है, सॉरी, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को मैं एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर में बांट दूं, या मैं उस प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने पास सेविंग के तौर पे रखूं और नेक्स्ट ईयर उसी को मैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। तो ये डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन की, डिविडेंड दे दूं या इन्वेस्ट कर दूं नेक्स्ट ईयर, मतलब रिटेन्ड अर्निंग कर लो। अब इस डिविडेंड डिसीजन पे क्या क्या फैक्टर इम्फेक्ट करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी हुई कितनी है, इतनी हुई है कि मुश्किल से काम काम चलेगा, तो बेचारा को डिविडेंड अभी दे ही दो, उनको भी तो जरूरी है। उनको जरूरी है या नहीं है, उनकी खुद की प्रेफरेंस भी बताएंगी। अगर वो ये चाहे प्रॉफिट हमें कितना भी हुआ हो, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस ही ये है कि हमें तो पैसा अभी चाहिए, चाहे नेक्स्ट ईयर मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए डबल कॉस्टिंग देने पड़े, लेकिन मेरे को तो डिविडेंड चाहिए। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। टैक्सेशन की पॉलिसीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने अगर रिटेन्ड अर्निंग की तो मेरा टैक्स कितना लगेगा, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरी सेविंग है, तो सेविंग्स के ऊपर मेरा टैक्स लगेगा। अगर मेरा टैक्स का रेट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड ही दे दूंगा। फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो पैसा रिटेन करने का फायदा है। ये पता है फ्यूचर में ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो अगले साल डिविडेंड दोगे, इसी साल दे दो। रिटेन्ड अर्निंग करोगे क्यों, सेव करोगे क्यों, क्यों करते हैं सेविंग? ताकि फ्यूचर में कहीं बेटर जगह इन्वेस्ट कर सके, और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है जब भी तो पैसा सेव करोगे ना। लिक्विडिटी को एंश्योर करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इस साल प्रॉफिट हो गया अगले साल क्या पता ना हो, वो डिसीजन भी आपका कि अर्निंग की स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो चीज भी आपके डिविडेंड डिसीजन पे इम्पेक्ट करती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे होते हैं। कौन कौन से डिसीजन होते हैं? फर्स्ट होता है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है मेरा फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड होता है मेरा डिविडेंड डिसीजन। ये क्या है? इन तीनों को मैं फाइनेंशियल डिसीजन भी कहती हूं, इन तीनों को मैं फाइनेंशियल डिसीजन भी कहती हूँ। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अगर फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर मेरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जुड़ जाती है तो मैं इस पूरे को क्या बोलती हूँ? इस पूरे को मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देती हूँ। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है आपका एक एस्टिमेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? आपका एक एस्टिमेशन, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना फंड चाहिए, उसका प्लान बनाना इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम मैनेज करते हैं शॉर्ट टर्म एसेट को और लाइबिलिटीज को, और एंश्योर करते हैं कि बिजनेस के हमारी एफिशिएंसी ज्यादा रहे। देखो इसमें एक पॉइंट देख के चलना, मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी मनी है, मेरे पास मेरी सेविंग है, मेरे पास मेरी रिटेन्ड अर्निंग है। इस मनी को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या मैं इसको बचा के रखूंगा तो मेरे डे टू डे ऑपरेशन पूरे होंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेज होगी, मैं अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे कर पाऊंगा, बट मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला? जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल उतना प्रॉफिट कम, जितनी कम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अगर मेरी कम है तो मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा ज्यादा होने के चांसेस हैं।
तो वर्किंग कैपिटल होनी कितनी चाहिए भाई, मैनेज होनी चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो ये पढ़ते हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर कि कितना कैश होना चाहिए, कितने इन्वेंट्री होनी चाहिए, ये सब क्या है वर्किंग कैपिटल। व्हाट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट क्या होंगे, सारे करंट एसेट्स और सारे वर्किंग करंट लाइबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स में आ सकते हैं। समझ में आया। कंपोनेंट कैश को मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, रिसीवेबल्स को मैनेज करना, पेबल्स को मैनेज करना। रिसीवेबल पेबल्स क्या, आपके डेटर क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स कहाँ, कितनी देर में उधार आप सामने वाले को दे देते हो, जिसने आपको उधार पे सामान दे रखा है उससे आप कितनी देर में, कितने दिन में ले लेते हो। दिस इज ऑल अबाउट रिसीवेबल्स एंड पेबल मैनेजमेंट। कौन कौन से फैक्टर आपकी वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट डालते हैं, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, नेचर इंक्लूडिंग अदर, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, लाइक रीसेलिंग का बिजनेस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा बड़ी होगी, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी तो उसमें वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रेडिंग का बिजनेस है तो ऑपरेटिंग साइकिल आपकी छोटी होगी, सिर्फ परचेज किया और सेल कर दिया। इस केस के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े स्केल पे काम करो, क्या साइज है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, साइज कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल मैंने अभी यहीं पे एक्सप्लेन किया, अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सीजनल फैक्टर क्या है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर सीजन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई का तो वो इम्पैक्ट डालेगा। प्रोडक्शन साइकिल क्या है वो इम्पैक्ट डालेगा। क्रेडिट कितना आप एलो कर देते हो एक पर्सन को वो इम्पैक्ट डालेगा, कितने टाइम के बाद वो आपको क्रेडिट रिटर्न करके जाता है, क्या इन्फ्लेशन रेट है आपकी कंट्री के अंदर, वो इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हमने अभी देखा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग जस्ट आपकी एस्टिमेशन है, एस्टिमेट करना कि कितने पैसे की जरूरत है, ये है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि एंश्योर करना फंड हमारे अवेलेबल हो राइट टाइम पे, उन फंड का एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए और हमारी उस प्लानिंग के अंदर हमारा रिस्क कम होना चाहिए। जितने भी है मैंने तीनों डिसीजन पढ़े हैं, उन तीनों डिसीजन का प्लान इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालती है। इम्पैक्ट डालती है मैक्रो लेवल पे, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख के, हमारे इन्फ्लेशन रेट कितना है, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है एंड ऑल। ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कितना है, कितने करेंसी रेट चल रहा है, वो सारी चीजें। ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समरी के अंदर। रिकैप करते हुए दो तीन पॉइंट्स देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जरूरी है डे टू डे ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए, हमारे फंड की रिकवरी के लिए, हमारे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को एनहेंस करने के लिए। जो मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे वही मेरे बिजनेस की सक्सेस एंड ग्रोथ में एक शार्प रोल प्ले करते हैं। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज लीड करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है अपने बिजनेस की। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।